नमस्कार। मैं सभी अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हमारा कार्यक्रम है क्या क्या याद करूं। क्या क्या याद करूं में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करते हैं जिनसे हम उनके जीवन के बारे में और उनका जो विशेष कार्य क्षेत्र है उसके बारे में उनसे खुलकर बातचीत करते हैं। एक अनौपचारिक बातचीत है, इनफॉर्मल। तो ये हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव के इस मंच पर क्या क्या याद करूं के इस कार्यक्रम में यहाँ पर थोड़ी ही देर में उपस्थित होंगे श्री शरद दत्त, जो एक वरिष्ठ लेखक हैं, मीडिया कर्मी हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं और साथ में फिल्मकार भी हैं। कई कई क्षेत्र हैं उनके कार्य के जिनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज के विशेष अतिथि श्री शरद दत्त को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं। शरद जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपका उपेंद्र नाथ रैना इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, कई दिनों से मैं सोच रहा था आपको आमंत्रित करूं और आपका इतना गहरा अनुभव है लेखन का, साथ में दूरदर्शन का तो है ही। अब यहाँ पर हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको तुरंत बताना चाहूँगा हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। श्री अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए। सदानंद मिश्र जी को आप जानते होंगे, वे हमारे साथ जुड़ गए। मीरा द्विवेदी जी जो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। शरद जी, हमारा ये कार्यक्रम जो है इसका मूल स्वरूप ये है कि हम सबसे पहले आपके जीवन के बारे में, आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। बताइए कहाँ से आपका जिंदगी का आपका सफर शुरू हुआ, कहाँ की पैदाइश है और फिर बाद में शिक्षा दीक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है कहाँ पर हुई है? देखिए, मेरी पैदाइश लाहौर में हुई 26 नवंबर 1946 को और विभाजन से 8 महीने पहले। मैं अभी मात्र 3-4 महीने का था जब मेरी माँ मुझे लेके दिल्ली आ गई और मेरे पिता अभी भी लायलपुर में थे, वहाँ उनकी नौकरी थी रेलवेज में, तो वो नौकरी की वजह से नहीं आ सके। और आपको ताज्जुब होगा कि वो अक्टूबर में आए और जो उस वक्त दंगे फसाद थे मैंने सुना बाद में अपने घर वालों से, तो मुझे मालूम हुआ कि ये भी चिंता रहती थी कि वो जीवित हैं भी कि नहीं। लेकिन जब वो अक्टूबर में आए तो उन्होंने भाग दौड़ करके उन्होंने पुराना किला में रिफ्यूजी कैंप लगे थे उन दिनों, एक इंजो कैंप के पास था, एक पुराना किला में था। जी तो वहाँ पर मैंने बचपन के 6-6.5 साल बिताए। और अगर आप पुराना किला आपने दिल्ली का देखा है जी तो वो जी एक फोर्ट है और जिसको हुमायूं वहाँ पर वो भी है, लाइब्रेरी है और हुमायूं भी उसमें रहा था उस दिन। और शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया था, वहाँ शेरशाह सूरी के नाम से मस्जिद भी है। तो आपने देखा होगा कि वो जो पूरी उसकी फसील है, दीवार जो है, वो गैरिसन के लिए यूज होती थी। जी 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 तब तक बारूद आ चुका था बाबर के साथ, तो वहाँ से बंदूकें और गैरिसन के रखे जाते थे। तो हम लोग लकी थे कि हमें उसमें एक छोटा सा कमरा और एक ऊपर जो वो था जहाँ से वो गैरिसन रखा जाता था वो मिल गए थे। तो मैंने वहाँ 6.5 साल बिताए। उसके बाद रिफ्यूजियों का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा था कि लोग आते गए।
तो उन्होंने फिर कुछ ब्लॉक्स बना दिए बिस्कुट शीट्स के। जब वो भी भर गए तो उन्होंने कुछ टेंट्स लगा दिए। और मुझे आज भी विविडली याद है कि रात को एकदम अंधेरा घुप होता था, लालटेन नाम की चीज़ होती थी, जब आप बंद कर देते थे, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं वहाँ पर, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और रात को किसी के चीखने की आवाज़ आती थी, बहुत शोर मचता था। तो सुबह पता लगता था कि एक आदमी को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया। ओहो, जी जी जी। इस तरह के माहौल में एक गमज़दा माहौल भी था। लेकिन मैं जब मुझ 4 साल के करीब हुआ, तो आपको याद होगा कि ठीक पुराना किला के सामने एक स्टेडियम टॉकीज़ है, जो डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाई गई थी। तो क्योंकि माहौल इतना मायूसी का था वहाँ पर, और वो क्या करते थे कि जो फिल्मी गाने थे उनको लाउड स्पीकर पे लगाते, और उनका जो लाउड स्पीकर था वो पुराने किले की तरफ कर देते थे। ओहो, तो वहाँ से पुराने गाने, और उनमें से मुझे पहली बार जब मैंने गाने सुने तो मुझे 2 गाने आज भी याद है विविडली, मेरे यहाँ पर ज़हन में जी एनग्रेव्ड है कह सकते हैं। एक तो था धरती को आकाश पुकारे। मुझे इतनी समझ नहीं थी, फिल्म मैंने देखी नहीं थी। तो और दूसरा गाना आया था 51 में, राज कपूर की फिल्म था आवारा का, घर आया मेरा परदेसी। क्या ये बात है, गाने क्या बात है। बजते रहते थे। तो उससे ये था कि जो लोग डिप्रेशन में थे उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था मुफ्त में। लेकिन उन गानों का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैं जब बड़ा हुआ और मैंने स्कूल ज्वाइन किया और कॉलेज में जब मैंने फिल्में देखनी शुरू की, और तब मुझे पता चला कि ये फिल्म मेला का गाना है, जिसको दिलीप कुमार और नरगिस पे पिक्चराइज किया गया था। तो उस फिल्म ने मुझे बहुत मुतासिर किया। एक तो मेरी यादें जुड़ी थी उस गाने के साथ, और फिल्म बहुत अच्छी थी, अपने वक्त की गोल्डन जुबली थी वो फिल्म। तो फिर मेरी जिंदगी का ये जुनून बन गया कि दिलीप कुमार की फिल्म पहले दिन पहला शो देखनी है। क्या बात और है। वो साफ कर रहा है। हमारी शायद दिलीप साहब की सारी फिल्में एक बार नहीं कई कई बार देखी। और फिर ये देखिए कि इत्तेफाक देखिए कि दूरदर्शन में 77 में जब फिल्म फेस्टिवल हुआ दिल्ली में, विज्ञान भवन में, तो दिलीप साहब खास मेहमान थे, उनको बुलाया गया था। और विद्याचरण शुक्ल हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि, तब मैं दूरदर्शन में आ गया था रेडियो से, कि आप को डेली एक प्रोग्राम करना पड़ेगा फिल्म फेस्टिवल पे। तो 3 या 4 प्रोड्यूसर्स की ड्यूटी लगी। तो डायरेक्टर के कमरे में मीटिंग चल रही थी, तो मैंने देखा कि जितने भी मेरे कोलीग्स थे वो सारे प्रोग्राम अंग्रेजी में बना के लाए। तो मैंने मीटिंग में सुझाव दिया कि क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो अधिकांश हिंदी क्षेत्र के हैं, तो क्यों ना हम कुछ 2-3 प्रोग्राम हिंदी में करें। जी जी। तो उन्होंने कहा हिंदी में प्रोग्राम करिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रपोजल दीजिए। तो मुझे मालूम था कि दिलीप साहब आए हुए हैं और हम फेस्टिवल के हमारे पासेस थे, हम फिल्में भी देख रहे थे। तो मैंने जिस दिन ओपनिंग थी, उसके बाद मिनिस्टर का डिनर होता है अशोक होटल में, वहाँ मैंने दिलीप साहब को अप्रोच किया कि हम आपका दूरदर्शन पे इंटरव्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई मुझे दूरदर्शन से बहुत बुरे इधर, मैं तो आना ही नहीं चाहता उसमें। मैंने उनको एक वो ट्रम्प कार्ड जिसे गिरने डाला। मैंने कहा साहब ऐसा है कि आपका प्रोग्राम जो है ये लाहौर में भी देखा जाएगा। उसमें वो थोड़ा सा वो वो चौंक, कहने का वो कैसे देखा जाएगा। मैंने कहा साहब ये आप जो प्रोग्राम होगा ये डिफरेंट कैमराज पे जाएगा, तब तक नेटवर्क नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे कांटेक्ट करिए। और मैं होटल में नहीं था। मैंने कहा जी मुझे मालूम है आप सागर अपार्टमेंट में ठहरे हुए। कहने लगे आपने अच्छा होमवर्क किया हुआ है मेरे बारे में। तो मैंने उनको अप्रोच किया, लेकिन दिलीप साहब पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। इधर ये था कि डायरेक्टर मेरे अपना रोज कहेंगे कि दिलीप का इंटरव्यू का क्या हुआ, दिलीप साहब का इंटरव्यू का क्या हुआ। तो एक दिन मैंने उनको वो फ़ोन की लाइन पे आ गए। जब फ़ोन करो, उन दिनों मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन से मिलाते थे। तो उधर से आवाज़ आती थी जो प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, वो नीचे बैडमिंटन खेल रहे हैं। एक दिन वो लाइन पे आ गए। अच्छा। मैंने उनको वर्चुअली एक एग्रेसिव टोन में कहा, मैंने कहा दिलीप साहब अगर आपको इंटरव्यू नहीं करना था तो आप मुझे उस दिन ही मना कर देते। मैं रोज़ आपको फ़ोन कर रहा हूँ, और एक एक नहीं कई कई बार करता हूँ, आप कहते हैं कि आप होती ही नहीं। उसने भाई दिन इसमें आप वो क्यों हो रहे हैं, एजिटेटेड क्यों हो।
आप अभी आ जाइए, मैं आपको वक्त देता हूँ, आज मैं कहीं नहीं जा रहा। और रैना साहब यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोग क्रू लेके वहाँ 11 बजे पहुंचे और वो इंटरव्यू 8 घंटे चला 8 घंटे? जी। क्या और मतलब मेरी 8 घंटे आपने रिकॉर्ड किया या 8 घंटे नहीं, का? 8 घंटे उसकी फिल्मिंग चली, क्योंकि उनका ऐसा था कि जो उनका अंदाज है, आपने उनकी फिल्में देखी होंगी, वो बड़ा धीरे बोलते हैं, ऑडियो बनाना पड़ता था। फिर वो कहते थे चाय का ब्रेक लेते हैं, तो उनका कुक साथ ही आता था बॉम्बे से, वो कहते थे कि भाई चाय भेजो, सैंडविच भी भेजो। तो शाम को 7:30 पौने 8 बजे खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं वो जो भी पिछला आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनना चाहता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, बिल्कुल ठीक था, आप बताओ, अच्छा बोल रहे थे। तो लोग कहने मैं सुन सकता हूँ। तो मैंने साउंड रिकॉर्डर से कहा, तो उन्होंने हेडसेट लगा के सुना। तो उन्होंने कहा इससे हम दोबारा करेंगे। मैंने कहा कोई आप चीज़ ऐड करना चाहते? कहते नहीं, इसमें 2 लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ गलत हो गया, और अगर आपका जब टेलीकास्ट होगा तो लोग कहेंगे कि यूसुफ का तलफ़्फ़ुज़ इतना खराब है। तो अच्छा। आपने नोटिस की, वॉज ए परफेक्शनिस्ट। भाई बहुत और ज्यादा ज्यादा, जी जी। उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उस इंटरव्यू में वो 2 पार्ट में टेलीकास्ट हुआ। 90 मिनट की तो एडिटिंग के बाद टेलीकास्ट हुआ, 45 मिनट के 2 प्रोग्राम। तो सडनली मुझे कहा गया जी कल सुबह आपका प्रोग्राम जाएगा। तो कल क्लोजिंग है, और वो 4000 फीट हमने शूट कर रखा था, उसका साउंड ट्रांसफर होना था। तो मैंने जाके एमपी ले ले, हमारे एएसडी थे, मैंने कहा ले ले जी साहब, जी। मैं कल नहीं जा सकता। कहने लगे यार तुम एक बात बताओ, तुम आधे घंटे का प्रोग्राम मत बनाओ, 25 मिनट का, तुम 10-12 मिनट का कर दो। तो मैंने कहा जी एक 15 मिनट वो फिल्म फेस्टिवल के बारे में बोले। कहने लगे तुम वही साउंड ट्रांसफर कराओ, एडिटिंग मैं तो दिलवा देता हूँ। तो हमने 10 बजे तक रात को एडिटिंग की, कैप्शन वगैरह मैंने अगले दिन सुबह के लाइव सुपर किए। उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग के लिए आ गया, रिहर्सल थी। तो इतने में शुक्ला साहब आए, गाड़ी से उतर रहे थे, दिलीप मंत्री साहब। जी। क्योंकि जी जी। उनको ही आना था शाम को। तो उन्होंने आते ही दिलीप कुमार से हाथ मिलाया, तो लगा कि आप मेरा इंटरव्यू देख पाए? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, और आपका इंटरव्यू देखने के बाद ही मैं निकला यहाँ के लिए। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, दिलीप कुमार ने कहा कि दिस यंग मैन हैज डन जस्टिस विद मी, आई हैव क्या बीन बात है, अवॉइडिंग टू कम ऑन क्या बात है, टीवी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मुझे उन्होंने बढ़िया। कहा कि तबस्सुम मुझे बार बार कहती थी कि आप फूल खिलाएं, गुलशन गुलशन में आइए। तो मैं उसे कहता था कि देखो तबस्सुम, मेरी कोई दिलचस्पी टेलीविजन में नहीं है। तो एक दिन उसने मुझे धमकी दी कि यूसुफ भाई अगर आप ये इंटरव्यू नहीं देंगे मुझे तो मालूम है मैं क्या करूंगी। तो कहने का मैंने अपने अंदाज में पूछा कि क्या करोगे तुम? तो मैंने उससे उसने कहा जी मैं जहर खा लूंगी। तो मैंने अच्छा। कहा तबस्सुम, हाँ, ये उन्होंने मुझे सुनाया। हाँ हाँ हाँ, तो सही बात है। कहा कि मैंने उससे कहा कि एक पॉज दे के कि तबस्सुम तुम जहर खा लो, कम से कम मुझे टीवी पे लाके मत मारो, मुझे वक्त। अच्छा अच्छा। तो उससे ये हुआ कि 8 घंटे उनके साथ रहने का मौका मिला। जी जी। और उसके बाद हमारे उनसे ताल्लुकात बड़े मरासिम बन गए, और मैं 40-45 साल तक उनके बहुत करीब तो रहा। वो कार्यक्रम तो बहुत सालों चलता रहा शरद जी। हाँ फूल खिले हाँ, और गुलशन उसके बाद गुलशन। वो इंटरव्यू जब दिखाया गया जी डिफरेंट जी। केंद्र से, तो जी जब वो जी। अमृतसर से दिखाया गया तो वहाँ वो लाहौर में देखा गया। तो वहाँ बड़ी फैन फॉलोइंग है दिलीप साहब की। तो वो उससे बड़े वो खुश हुए, कहने लगे यार तुमने ठीक कहा था, वो लाहौर में देखा जाएगा। मुझे लाहौर से बड़े फोन आए। क्या तो बात मैंने है, कहा क्या साहब बात आप तो नेशनल हेरिटेज हैं, तो आप पे तो दूरदर्शन का हक है। तो मैंने उन अपने मुलाकातों का, वो मैं कह सकता हूँ ये दावे से कि मेरे यादगार प्रोग्रामों में वो इंटरव्यू एक प्रोग्राम था। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपको और प्रोग्राम्स में, खैर दूरदर्शन में तो कैसे आना हुआ? क्या पहले आप रेडियो में आए, उसके नहीं, बाद मैं आपको दूरदर्शन में? बताऊं, मैं आपको बता रहा था कि मैं 6.5 साल वहाँ रहने के बाद, क्योंकि वहाँ स्कूल वगैरह कुछ नहीं था,
तो मेरी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, तो मुझे घर में वो पढ़ाती रहती थी। और जब मेरे फादर को सरकारी मकान मिल गया, उन्होंने नई कॉलोनीज बनी थी सरोजनी नगर द्वारा, तो वहाँ उनको सरकारी मकान मिला, तो वहाँ से पुराना किला से वहाँ शिफ्ट किए, जहाँ मुझे डायरेक्ट चौथी क्लास में दाखिला मिल गया। वो इस तरह मैंने अपनी एजुकेशन थी वो पिकअप की। और उसके बाद मैंने फिर मेरे फादर को कुछ सालों बाद बंगाली मार्केट में फ्लैट मिल गया, बड़ा था वो, वहाँ से उसमें हम शिफ्ट कर गए। वहीं से मैंने हायर सेकेंडरी पास की। उसके बाद मैंने दिल्ली कॉलेज ज्वाइन किया, और दिल्ली कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। और दिल्ली कॉलेज जो था वो नर्सरी कहा जाता था AIR की। जी, बिल्कुल। जो वहाँ के लोग थे, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल थे मिर्ज़ा महमूद महमूद मिर्ज़ा महमूद बेग, MM बेग। तो वो खुद रेडियो पे बहुत टॉक्स देते थे, हालांकि वो खुद बैचलर थे, लेकिन उनकी जो मज़ाहिया टेलीकास्ट होते थे, ब्रॉडकास्ट होते थे, तो उसमें ये होता था कि बड़े पछताए शादी करके, बड़े तल्ख तजुर्बे हुए बाराती बनकर, इस तरह की वो लिखते थे। और ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उनकी वजह से दूरदर्शन AIR में पहले बहुत से जो अनाउंसर वगैरह थे, ड्रामा आर्टिस्ट, वो वहाँ आ गए, काम करते थे। तो वहाँ मैंने भी ऑडिशन दिया, और मेरा एक प्ले लिखा हुआ था, तो मुझे इंटर यूनिवर्सिटी रेडियो प्ले कंपटीशन होता था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के प्लेस आते हैं। और वो मुझे उसमें पहला पुरस्कार मिला, और ऑल इंडिया रेडियो से उसकी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शरद दत्त को ये प्रथम पुरस्कार मिला। तो फिर मेरा रेडियो से नाता बना। फिर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद मैं न्यूज़ सर्विसेज में आ गया। उसके बाद मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप की इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। और क्योंकि मैं बेसिकली न्यूज़ का ही आदमी रहा था हूँ, लेकिन इमरजेंसी में जो माहौल था उसकी वजह से मैंने, हमारे डायरेक्टर थे नंदलाल चावला, उनसे कहा कि साहब मैं न्यूज़ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा आपको तो मैंने सेलेक्ट ही न्यूज़ के लिए किया था, तो हम्म। अब तो खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कहा कि साहब ऐसा है कि, उन्होंने कहा तुम मुझे रीज़न बताओ। मैंने कहा जी हम एक ही बुलेटिन रोज़ टेलीकास्ट कर रहे हैं, 5 हेडलाइन में से 4 मिसेस गांधी की हैं, 1 संजय गांधी की होती हम्म। है। और अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई वो डाल के पूछे एक्टिविस्ट, वो बुलेटिन पेश किए जाएं, तो आप देखिए उसकी सेम जुबान है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया है, प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया, प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में लोगों को अवगत कराया। तो इस तरह की बातें जो थी वो रोज वही टेलीकास्ट हो रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम, मैंने कहा मैंने दम घुटता नहीं होती। और एक सिचुएशन मेरे लिए ऐसी बन गई कि आर जा पार, मैंने कहा तुम नौकरी छोड़ दूंगा मैं। फिर मुझे कुछ लोगों ने समझाया यार कि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और तुम प्रोड्यूसर डायरेक्टर सेलेक्ट हुए हो, तो यू विल गो लॉन्ग वे, यू आर वेरी यंग। फिर इस बीच में क्या हुआ कि चावला साहब ने मुझे कहा कि तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बड़ा हिस्सा लिया है, तो आप मुझे पत्रिका दे दीजिए। उन्होंने पत्रिका मधु मालती कर रही है, तो वो ठीक कर रही है। पर इस तरह 15-20 दिन बीत गए, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने TDP PhD बैठाए हुए थे। मैंने कहा हाँ भाई आपने क्या डिसाइड किया। इस बीच में मैं IAC का मेंबर बन गया था। तो वहाँ अच्छा। BBC की डॉक्यूमेंट्रीज का एक 5 दिन का फेस्टिवल हुआ, तो वहाँ मैंने 10-12 डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हुए मुझे लगा यार कि दूरदर्शन में तो डॉक्यूमेंट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा। मुझे अब भी याद है कि DDP ने बहुत सरकास्टिकली कहा, तो यू हैव ए गाला टाइम, यू विल प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट्री इन 6 months। तो मैंने कहा यार इस वक्त तो तुम खामोश रहो, असाइनमेंट ले लो। और आज मुझे याद है कि मैंने पहले ही जो डॉक्यूमेंट्री बनाई 45 मिनट की, वो नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे थी, भारत की खोज के नाम से। और हमारे अशोक ओबरा ने देखी वो फिल्म, तो उन्होंने मुझसे कहा यार कि तुमने इस खूबसूरती इस पूरी किताब को कंडेंस किया है। और बाद में वही सीरियल श्याम बेनेगल ने बनाया,
इस बीच में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नेहरू सेंटेनरी जब हुई, मैं ओबीज बहुत करता था। जी जी। ये भी मुझे ये हुआ कि नेहरू की डॉक्यूमेंट्री का मुझे काफ़ी वो मिला, और उन दिनों रेडियो में रिव्यू आते थे आई आर प्रोग्राम्स के और दूरदर्शन के प्रोग्राम के, तो उसमें भी उसकी बड़ी तारीफ हुई। तो जब ये दूरदर्शन पे मैंने उनको प्रपोजल दिया अपने डायरेक्टर को कि साहब हम साल में 2 प्रोग्राम करते हैं नेहरू पे, एक 14 नवंबर को, एक उनकी उस पे पुण्यतिथि पे, जी तो जी। क्यों ना हम 13 प्रोग्राम जो हैं वो बनाएं और उनको हम सेंटेनरी में टेलीकास्ट करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आर यू क्रेजी, 13 प्रोग्राम्स ऑन बुक। मैंने उनसे पूछा कि हैव यू रेड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? कहने लगे नो। आई सेड फर्स्ट रीड दिस बुक, इट इज अ मस्ट रीडिंग बुक। खैर उसके बाद वही हमारे पर बाद में डायरेक्टर जनरल बने, और श्याम बेनेगल ने जब वो सीरियल बनाया, जी उन्होंने जी जी। 26 एपिसोड बनाऊंगा, तो वही जिन्होंने जिन्होंने कहा कि 13 प्रोग्राम आर यू मैड, वो श्याम बेनेगल से कह रहे हैं कि तुम इस किताब को नहीं कंडेंस कर पाओगे, तुम 52 बनाओ। तो अगर आपने वो सीरियल देखा है तो उसमें मोहन राकेश का तो जिक्र ही नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बहुत पहले लिखी थी, जेल में 40s में। तो उन्होंने आषाढ़ के दिन भी डाल दिया, अंधा युग डाल दिया, धर्मवीर भारती का। तो मैंने उनसे पूछा शाम बेनेगल से एक दिन, मैंने कहा साहब आपने जो ये चीज़ें डाली थी, उसने भाई मैंने तो 26 एपिसोड मांगे थे, जो डीजी इंसिस्टेड ऑन 52, सो आई टू डू सम पैडिंग। तो उसकी वजह से मुझे एपिसोड बढ़ाने के लिए ये करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं दुखती रग भी कह सकते हैं आप कि दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो ने अपने टैलेंट को ग्रो नहीं करने दिया उनको, रादर दे वांटेड टू स्टॉप देम डूइंग नहीं, समथिंग। कारण कारण शरद जी, कारण क्या रहा? क्योंकि कारण ये था कि दूरदर्शन। देखिए पहले, देखिए जो था, जो अब ये देखिए कि जो डीजी आए, आईसीएस होते थे, सेक्रेटरी आईसीएस होता था, तो वो बड़े अवेयर थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद रिजर्वेशन आ गई, अब टीवी एक नया मीडियम था। मैं तो लकी रहा कि मेरी ट्रेनिंग जब 6 महीने की हुई, तो उन दिनों मंडी हाउस में था टीवी सेंटर, 5 बैच वहीं ट्रेन हुए थे। उसके बाद फिर एफटीआई ने चला गया, मर्ज कर दिया गया। तो वो आपको एक नए मीडियम में आना है। रेडियो में मैं 5-6 साल काम कर चुका था न्यूज़ में, वहाँ से एक नए मीडियम की तरफ आना तो एक चैलेंज भी था और एक वो भी था। तो ट्रेनिंग में हमारे इंस्ट्रक्टर जो थे यूनेस्को के थे, दे वर ऑल फॉरेनर्स एंड दे वर वेरी गुड टीचर्स। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग में फाउंडेशन रखी वो बड़ी काम आई हमारे। अब एफटीआई में ये है कि स्टूडेंट जाते हैं, वो 10 साल काम कर चुके होते हैं रेडियो टीवी में, उसको उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। अब जो आदमी ऑलरेडी 10 साल से प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, वो ट्रेनिंग में क्या सीखेगा नया? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि व्हाट यू लर्न इन एफटीआई, यू हैव टू अनलर्न इट, बिकॉज आवर वर्किंग कंडीशंस आर सच, दे टेल यू टू प्रोड्यूस ए प्रोग्राम इन आइडियल कंडीशन। हमारे पास आइडियल कंडीशंस है ही नहीं, तो यू हैव टू अनडू व्हाट यू हैव लर्न, इरेज इट। तो ये सही बात। कुछ वजह है जो मैंने देखी। फिर कुछ लोग आ गए जिनको प्रमोशन शुरू हो गई, those who joined as general assistant they became up to DDP। तो उनका जो बेंट ऑफ माइंड था वो क्लरिकल ही रहा। मैं एक लड़की पैक्स बन गई, उसने कहा जी मुझसे आप प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम कराइए, क्योंकि पैक्स में का काम ही नहीं कर सकती। और उनके फादर वहाँ सीनियर एओ थे, उन्होंने, मैं भी था उस बोर्ड में, उन्होंने कहा यार बेटी है तो देख लेना। तो इस तरह का बड़ा एक ऐसा स्टाफ आ गया। अब हमारे यहाँ ये देखिए कि अब ये नहीं कह सकते थे, अब आप तो एआईआर में इतने साल रहे हैं, अब वो शेड्यूल बनाने की सिस्टम खत्म हो चुका है दूरदर्शन में। खत्म, बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। तो इस तरह की जो बातें हैं कि अब वो खुला वो हो गया। फिर दूरदर्शन में ये है कि आप एक सैलरी आपको मिल रही है, कोई कंपटीशन नहीं था। हम तो बड़े लकी थे जिस वक्त हमने दूरदर्शन ज्वाइन किया। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो कुछ आज मैं हूँ उसके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ दूरदर्शन का, कि जो मेरे
मैंने प्रोग्राम किए, और मैंने ये देखिए कि मेरी 2 ख्वाहिशें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जी, जी। क्योंकि आई वाज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो मुझे एरोप्लेन से बड़ा फ़ैसिनेशन था, और हम लोग एयरपोर्ट के पास रहते थे, तो जैसे ही प्लेन की आवाज़ आती थी तो हम छत पे चढ़ जाते थे, वो प्लेन देखते थे। लेकिन मेरी मदर ने कहा कि नहीं, तुम एयरफोर्स बड़ी रिस्की है, ये है, वो है, तुम एयरफोर्स में नहीं जा सकते। दूसरा, मैंने अपने फादर के साथ, वो बॉम्बे में पोस्टेड थे, तो एक फिल्म की शूटिंग देखी थी। तो उस फिल्म की शूटिंग में मैंने देखा कि जो आदमी कट बोलता है तो एवरीथिंग बिकम स्टैंड स्टिल। तो मुझे लगा कि ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तब आया दिमाग में कीड़ा घुस गया कि यार, बनना तो डायरेक्टर बनना है। तो वो दोनों ख्वाहिशें पूरी हुई जब मैंने 65 डॉक्यूमेंट्रीज आर्म फोर्सेस पे बनाई। 15 तो मैंने एयरफोर्स पे बनाई, फाइटर एयरक्राफ्ट पे। खुद ही मैं पायलट के साथ फ्लाई किया, लोग को सिर्फ देखने के लिए कि कौन से शॉट हमें लेने हैं, कैसे लेने हैं। तो ये एक बड़ा एडवेंचरस रहा। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जो आपको एक वो था कि ये काश मैं ये नहीं कर सका, तो आपने इनडायरेक्टली उसको अचीव किया। शरद जी, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने तो अपने टर्म्स पे काम किया है, जबकि क्योंकि मैं भी खुद आकाशवाणी में था, और आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो कार्य करने की प्रणाली थी, प्रक्रिया थी, उसमें खास अंतर तो था नहीं। और नहीं, आप ये भी आपने देखिए। नहीं, मैंने आपने अपनी शर्तों पे प्रोग्राम्स बनाए हैं, और बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज प्रोग्राम बनाए हैं आपने। नहीं, अब ये देखिए ना कि दूरदर्शन में पहले तो ये था कि डायरेक्ट हमारा जब अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये इट बिकेम ए प्लेस जहाँ एनएसडी के स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, वो आ गए। और मुझे याद है कि मोहन मरीशी मेरे साथ न्यूज़ करते थे। ही वॉज ए गुड एक्टर, ही वॉज ए गुड डायरेक्टर। हमको न्यूज़ से दूर दूर तक लेना नहीं था। वो मुझे कहते थे, यार मुझे बताओ कौन किन लोगों को बुलाऊं मैं। तो मैं उनके बिहाफ पे फ़ोन करके कहता जी आज आपको आना है 8 बजे, ये प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का। तो इस तरह जब आप एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो नेशनल स्कूल ड्रामा के ग्रेजुएट्स दे आर डूइंग वेरी वेल। उस वक्त तो ये था कि उनको, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे एनएसडी के जो निकलने के बाद सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर बने, जबकि दे हैड डन 3 इयर्स कोर्स इन एक्टिंग। वेन्यूज नहीं थे। तो अलकाजी साहब ने थिएटर को जो बनाया, मैं तो समझता हूँ कि ही वॉज द द्रोणाचार्य जो प्रोड्यूस सो मेनी स्टूडेंट्स, यू नो। और दूसरा ये था कि एआईआर से जब लोग दूरदर्शन में आते थे तो उनको मालूम था कि मेरा ट्रांसफर कल फिर एआईआर में हो जाएगा। तो उनका मन रमता ही नहीं था दूरदर्शन में। हम भी एआईआर से आए, सभी लोग एआईआर से। दूरदर्शन तो तब इतना एक्सपेंड भी नहीं हुआ था, और जब एक्सपेंशन हुआ तो इस तरह हुआ कि मशरूमिंग हो गई, और लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया। नहीं, आपको और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जहां तक मुझे भी मालूम है, तो बहुत कुछ विशेष गाइडलाइंस रहती होती थी कि इन पैरामीटर्स के बाहर आपको जाना नहीं है, इस तरह का नहीं ऐसा प्रसारण होना है। नहीं। मुझे एक बात मैं आपको और बताऊं कि मुझे एक बात का बहुत मलाल है कि मैं कभी भी फिल्मों पे नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि मैं खुद इंटर्नशिप कर चुका था डेली न्यूज़पेपर में। तो मैंने जी, देखा जी। कि जो यंग पहले जर्नलिस्ट आते हैं, उनको या तो सिनेमा दिया जाता है या क्राइम बीट दी जाती है। किसी को कोई मिनिस्ट्री की कवरेज के लिए नहीं भेजा जाता, किसी को स्पेशल उसके लिए नहीं भेजा जाता। तो उस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती थी। मैंने इतने सीरियस प्रोग्राम किए जिनके लिए मुझे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। बहुत मिले हैं आपको, जी, जी। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एज ए फिल्म हिस्टोरियन मानी जाती है। और मैं तो एक ज़माने में कहता था कि मैं लोगों से कहता था, यार मैं लिख रहा हूँ, आई एम डूइंग ए सीरियस वर्क ऑन नॉन सीरियस सब्जेक्ट। तो कहते यार व्हाट डू यू मीन। मैं कहता यार मैं सिनेमा पे किताब लिख रहा हूँ। अब ये देखिए, अनिल विश्वास हमारे आकाशवाणी में मेरे साथ के कमरे में बैठते थे। अब मुझे फिल्म म्यूजिक का शौक था बचपन से, तो मुझे मालूम था कि अनिल विश्वास कौन है और कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है।
मेरे ही दोस्त मुझसे पूछते थे, यार तुम हमेशा अनिल विश्वास का गुण गाते रहते हो, अनिल विश्वास था कौन? भाई मैंने बैठ के कैसेट बनाए 100 के करीब, जिसमें अनिल विश्वास के चुनिंदा गाने थे, उनको सुनाता था। तो कहते थे, यार ये गाना किसका है? मैंने कहा तुम्हें कैसा लगा? कहता है बहुत अच्छा गाना, मेरा फेवरेट गाना। ये गाना सुना यार, इसमें तो बढ़िया पेट्रियाटिक सॉन्ग ही नहीं बना, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। तब मैं उनसे कहता था कि सारे गाने अनिल विश्वास के बनाए हैं। तो मैंने पहली जो बायोग्राफी लिखी वो अनिल विश्वास पे लिखी, और वो किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर पे पहली किताब थी। एंड इट वाज सीरियस बुक, इट वाज नॉट ए हैश राइटिंग इन हरी। वो उस किताब पे मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा, राजीव कुमार शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए, वो कह रहे अनिल विश्वास वाली किताब पर और बात करें, उसके बारे में हाँ और चर्चा करें। जी जी। हाँ, मैं देखिए मुझे याद है कि जब मुकेश की डेथ हुई, तो क्योंकि मुकेश का जो कालजयी गाना था, दिल जलता है तो जलने दे पहली नजर का, जी जी जी। वो अनिल विश्वास ने कंपोज किया था। तो अनिल विश्वास ने मुझे कहा कि मैं तो जो एक्टर थे उस वक्त के, उनकी रेंज देख के डायलॉग डिलीवरी से जान सकता था कि ये किस रेंज तक जा सकता है। उन्होंने मोतीलाल जैसे आदमी से गवाया, वो इज ए फाइन क्या बात एक्टर, है। बट ही वाज नॉट ए हम्म। सिंगर। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कंपोजिशन बनाई कि जहां तक उसकी आवाज आ सकती है उसमें फिटिंग बैठे। तो उन्होंने जिस दिन ये फिल्म गाना रिकॉर्ड होना था, तो उन्होंने पूछा कि अनिल ये गाना कौन गा रहा है? तो तुम गाओगे और कौन गाएगा? तो उसने कहा कि नहीं, ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। उसने कहा अगर तुम नहीं गाओगे तो मैं खुद गाऊंगा। अनिल विश्वास ने बहुत गाने गाए, एक दो फिल्मों में एक्ट भी किया उन्होंने। तो ही वॉज ए डायनो, डायनो जिसे कहते हैं ना, उसमें ऐसी ऊर्जा थी। और आप ये देखिए कि उनकी बायोग्राफी के सिलसिले में मुझे कई चीजें पता लगी कि ही यूज्ड टू मेक बॉम्ब्स, वह क्रांतिकारी। वहां से ओह। इतना म्यूजिक डायरेक्टर बनना, और बाद में मैंने उनको खुद देखा, वो 3-3 घंटे साईं बाबा की पूजा करते रहते। तो मैं मुकेश से उनका इंटरव्यू लेने गया, मुकेश की डेथ पे दूरदर्शन पे। तो उन्होंने कहा कि यार देखो मुकेश का, मैंने कहा अब ये गाना आपने सहगल के अंदाज में क्यों गवाया? मुझे मुकेश तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे थे, वो मोतीलाल के अजीज थे, मोतीलाल ने उनको मुंबई बुलाया था। he could not establish himself as a singer actor both, so he was coming back। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अनिल विश्वास से कहता हूँ तुम्हारा एक गाना रिकॉर्ड करता है। उस वक्त सहगल साहब का बहुत नाम था, he was at his peak। तो उन्होंने कहा कि मैंने डेलिबरेटली गाना उससे सहगल के अंदाज में गवाया, क्योंकि सहगल वाज एक्सेप्टेबल टू लिसनर्स। जी वो जी। कहने का मुकेश नेवर लुक बैक। और आपको ताजुब होगा कि जो उसका रिकॉर्ड है उसमें मुकेश का नाम ही नहीं है, उसमें मकबूल है, वो जो मोतीलाल का कैरेक्टर है। पहले तो फिल्मों में कैरेक्टर के नाम से रिकॉर्ड बनता था, महल में आएगा आने वाला पे रिकॉर्ड कामनी का नाम है उसके, जो मधु ने का नाम था पिक्चर। तो इसके लिए भी लोगों ने बड़ी वो की। फिर वो जब फिल्म इंडस्ट्री से उनका मोह भंग हुआ, और फिर वो आ गए दिल्ली, उन्होंने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, और वहाँ से फिर वो JNU में गए, जहाँ उन्होंने कुछ देर एस्थेटिक्स ऑफ म्यूजिक पढ़ाया। और फिर जो हमारा पहला सोप ओपेरा हम लोग बना था, वो मनोज जोशी हमारे गुरुओं में से थे, जिनसे हमने लिखना सीखा और भाषा सीखी। और सतीश गर्ग जो मेरे दोस्त भी थे और डायरेक्टर भी थे उसके सीरियल के, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अनिल विश्वास से इसका शीर्षक जो हुआ है गाना को लिखवाई। टाइटल सॉन्ग। सॉन्ग जो है, और हम लोग जो है वो फैज की एक लाइन। तो अनिल विश्वास ने तो कंपोज किया। तो दूसरा जो उनका बड़ा गाना बहुत हुआ, हम होंगे कामयाब, जिसका तर्जुमा गिरजा कुमार माथुर ने किया था, बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी। और अनिल विश्वास ने उसको कंपोज किया था। वो देखिए आज भी इट हैज ऑलमोस्ट बिकम ए नेशनल सॉन्ग। तो अनिल विश्वास पे मैं 30 साल तक करीब रहा, तो मैं उनको कहता था कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, बिकॉज ही कुड राइट इंग्लिश, ही कुड राइट बांग्ला, ही कुड। तो कहने का यार मेरी ऑटोबायोग्राफी क्या होगी? मैंने कुछ फिल्मों में म्यूजिक दिया, वो फिल्म इत्तेफाक से म्यूजिक हिट हो गया,
और अनिल विश्वास का नाम होगा, ये दिस इज माय ऑटोबायोग्राफी। मैंने कहा आप मॉडेस्ट इतने मत बनिए, लेकिन वो मूड में मेरे से कहने तुम क्यों नहीं लिखते मेरी। मैंने कहा साहब मैं तो जो आपका पीक पीरियड था तो पैदा भी नहीं हुआ था, कि ना वो मैं तुमको सब बताऊंगा। एंड ये एक फैंटास्टिक मेमोरी। वो डिस्क्राइब करते थे अपना कि जब मैं 6 साल का था, मैं पारी साल जो जहाँ सिर्फ नदियों का देश कहा जाता है उसको, वहाँ पैदा हुआ। तो किस तरह मैं क्रांतिकारी बना और मैं वहाँ से निकला, स्टीमर में बैठ के कलकत्ता आया। वो बड़ा स्ट्रगल उन्होंने देखा। उन्होंने होटल पे जूठे बर्तन मांजे, जिसका एवज में उनको सिर्फ वहाँ सोने के लिए जगह मिलती थी, वो खाना मुफ्त मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी कोई। पर एक दिन वहाँ बैठे थे, गा रहे थे बर्तन धोते हुए, किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, कहले तुम अच्छा गाते हो, तुम्हें मैं ले चलता हूँ। तो वहाँ ले गया उसने, अनिल विश्वास का गाना सुना, उसने कहा तो मेरी बेटी को म्यूजिक सिखाओ। फिर उनके जो जीजा थे वो पन्नालाल घोष थे, जो ऑल इंडिया रेडियो में ही थे, उनकी बहन उनसे ब्याही हुई थी। फिर वो कलकत्ता आए और उन्होंने शुरू किया अपना ड्रामे का, उसका थिएटर भी कुछ देर किया, म्यूजिक भी दिया प्लेज में। और फिर उनको फिल्म में बम्बई लाया गया। तो वहाँ उन्होंने पहला ये जो गीत कंपोज किया, वो इट बिकेम ए सुपर डुपर हिट एट दैट टाइम। वो भजन था, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो इतना पॉपुलर हुआ, तो उससे अनिल विश्वास का उस जमाने में बहुत नाम था। मैं तो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से मिला पर्सनली, वो कहते थे यार हमने तो अनिल विश्वास के चरणों में बैठ के सीखा है। नौशाद ने मुझसे कहा कि काश कुछ देर और रहते, जल्दी चले गए वो मुंबई से, हम उनकी सोबत का ज़्यादा फायदा उठाते। क़याम साहब ने मुझसे कहा कि आनंद दा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत कम पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि इस आदमी के साथ इनजस्टिस है, इज लिविंग इन अननोन लाइफ। फिर मुझे इस बात की खुशी थी कि वो किताब तब जिंदा थे जब किताब छप के आई, वो मैंने उनको दी। और फिर जो मेरे पब्लिशर थे उन्होंने इस किताब को नेशनल अवार्ड्स के लिए भेज दिया, वहाँ मुझे पहला अवार्ड मिला। उसके बाद दूसरी मेरी जो महत्वपूर्ण किताब थी बायोग्राफी, वो के.एल. सहगल की थी। जी जी। तो के.एल. सहगल से मेरा इस तरह भी था कि मेरे फादर को गाने का बहुत शौक था। मतलब मेरे फादर was a sportsman also, he acted in plays also. So he was not a professional singer, but he was in between. Amateur भी नहीं थे, प्रोफेशनल भी नहीं थे, अच्छा गाते थे वो। तो मैंने बचपन में उनके मुंह से पंकज मलिक, के.एल. सहगल और के.सी. डे के गाने सुने। तो मैं तो अपनी भूमिका में लिखा कि मैंने बचपन में लोरी की जगह ये गाने सुने थे। और ये देखिए कि जब इसके तो पेंगुइन ने पेपर बैक एडिशन निकाला, तो वसंत साठे उसको रिलीज कर रहे थे। उस अवसर पर मेरी 1 घंटे की फिल्म थी, वो भी दिखाई गई, जो मैंने सहगल की जन्मशती पे बनाई थी। तो अब ये देखिए कि आज की मीडिया की हालत ये है कि वो लोग आए 10-12 चैनल से, कैमरा लगा हुआ था बाहर, वो मुझे कहने लगे आप सहगल साहब को इतने करीब से जानते थे, उनके बारे में मुझे बताइए। मैंने कहा भाई मैं तो पैदा ही नहीं हुआ है जब सहगल साहब की डेथ हुई, कुछ महीने का था। He died on 18 जनवरी 1947। वो मेरी पैदाइश 46 नवंबर की है। जी जी जी, तो कुछ ही महीने हो गए, ज्यादा तो है नहीं। 2-2.5 महीने। 2.5 महीने। अच्छा। तो मैंने कहा मैं सहगल साहब को देखा भी नहीं मैंने। कहने लगे आपने इतनी ऑथेंटिक किताब लिखी, उन पे इतनी 1 घंटे की फिल्म बनाई। मैंने कहा वो ही डिजर्व्ड इट। डेफिनेटली। जी जी जी। सहगल साहब एक हीरा है, और देखिए आज भी मैं देखता हूँ कि उनका जो रिवाइवल हो रहा है, जो आज की नई जनरेशन है, दे लिसन टू सहगल वेरी पेशेंटली, उन्हें पसंद है। वरना आज देखिए 70 साल बाद, 80 साल बाद कौन याद करता हुआ ना बाबुल नहीं पुराना नहीं। ये। अच्छा, बीच में थोड़े से ये हम बात करना चाहेंगे, दूरदर्शन में कार्य करते हुए आपको क्या कुछ विदेश यात्राएं भी तो करनी पड़ी? हाँ, मैं प्रेसिडेंट के साथ गया, प्रधानमंत्री के साथ गया। जी और जी। आखिरी मेरा जो ट्रिप था वो पाकिस्तान का था, लाहौर का,
जब वो तो 75 में शुरू की अटल तो बिहारी आपको वाजपेयी तुलना में कंपैरिजन में क्या लगा आपको वहाँ का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है नहीं, टेलीविजन मैं का और हमारा देखिए मुझे जी जी मुझे वहाँ से फीड भेजनी होती थी, तो मैं जी पीटीवी जी जाता था। जी जी एंड जी आई फाउंड देम कि दे आर माना बस भाई बोली वही है, कपड़े वही हैं, सब कुछ वही है, रंग रूप वही है। तो आपको लगता ही नहीं कि आप अपने अमृतसर में हैं या लाहौर में हैं। और दूसरा ये है कि वो बहुत दोस्त नवाज लोग हैं, और मुझे वहाँ से आधे घंटे का प्रोग्राम बना के भेजना था, और वहाँ टोटल स्ट्राइक थी 3 दिन की जमात इस्लामी की। तो आप शुरू करना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमारे एक दोस्त थे, बड़े रिनाउंड पोएट कतील शिपाही साहब, जी उनको जी मैंने कतील साहब मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी। कहने लगे यार मैं तुम्हें करा दूंगा, तुम घर आओ शाम को बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, तो तुम्हें विस्की पिलाएंगे, तुम्हारी बड़ी विस्की पी है मैंने दिल्ली में। तो अच्छा फिर उन्होंने फोन करके मुझे पाकिस्तानी सीरियल्स के जो टॉप एक्टर्स थे उनके इंटरव्यू दिलवाए। फिर एक मेरे दोस्त थे वहाँ पर, अमजद इस्लाम अमजद, जैसे यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो उसके पाकिस्तान की जो बुक ट्रस्ट है उसके चेयरमैन थे। तो वो खुद बहुत बड़े प्ले राइट थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे घर में आज मुझे अवार्ड मिला, तो उसकी पार्टी होगी, तुम आ जाना, वहीं तुम्हें काफ़ी इंटरव्यू मिल जाएंगे। तो मैंने जब आधे घंटे का प्रोग्राम किया, तो हमारे दूरदर्शन में ये भी एटीट्यूड है ना कि चलता है। हाँ हाँ, और चलता है मुझे डीजी पूछा हाउ डिड यू मैनेज इट। मैंने कहा मैनेज करता है, आई हैव गॉट माय कॉन्टैक्ट, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, बिकॉज मैं दिल्ली कॉलेज का स्टूडेंट था, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेटेड टू। मैं 2019 में लंदन में था, तो मैंने उनको बताया था कि मैं लंदन में हूँगा। तो कुछ पाकिस्तानी लंदन में भी रहते थे, तो उन्होंने कहा जी आप मैनचेस्टर में इंडिया पाकिस्तान का वो वनडे है, आप आइए वहाँ, हम लोग लंच करेंगे। और आप ये देखिए कि वो इतना खाना बना के लाया, कोई बिरयानी बना के लाया, कोई कोफ्ते बना के लाया, कोई मटन बना के लाया, कोई कबाब बनवा के लाया। और मैंने कहा यार वो विराट कोहली खेल रहा है, मैं तब थोड़ी देर मैच भी देख लूँ। उसने जी विराट कोहली को तो आप देखते रहते हैं, हम 50 साल 60 साल बाद मिल रहे हैं। उनमें एक वो है, ये सारा मुझे लगता है पॉलिटिकल खेल है। बाकी अगर आप इंडिविजुअली जो मीट देम, मैं तो 3 साल दिल्ली कॉलेज में पढ़ा, मेरे बेस्ट ऑफ फ्रेंड वर मुस्लिम्स, और मैं आई बिलोंग टू ए फैमिली जहाँ पर प्याज लहसुन नहीं खाया जाता था। एंड आई आउट ऑफ रिएक्शन आई स्टार्टेड एंजॉइंग मटन। तो मेरे दोस्त थे, वो मुझे घर ले जाते थे अपने, कोई वो नहीं था, दे वर एज नॉर्मल एज वी आर। मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल वो है, अदरवाइज इंडिविजुअली इफ यू मीट देम दे आर वेरी वार्म पीपल। अच्छा राजीव जी ने एक टिप्पणी की है, वो कह रहे हैं सहगल पर प्राण नेविल की जो पुस्तक है उस भी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, प्राण नेविल साहब के बारे में मैं, अब वो नहीं है, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि प्राण नेविल की जो किताब है वो एक सिस्टमेटिक बायोग्राफी नहीं है। क्योंकि प्राण नेविल ने जितने आर्टिकल सहगल पे लिखे थे पिछले 40 साल में, उनको रीसेट करके वो किताब बनाई। अच्छा और प्राण नेविल जो थे वो, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स में भी कुछ दिन रहे, हालांकि वो नॉट ए IFS, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट बहुत है। अब यकीन नहीं मानेंगे कि उनको 12 लाख रुपए मिला सहगल की किताब लिखने का। और किताब जो है जिस दिन छप के आई उसके 15 दिन बाद मैं संडे को, मेरे दोस्त ले जाते थे मुझे बुक बाजार जो लगता है वहाँ दरियागंज में, वहाँ पर वो किताब बिक रही थी। उन्होंने कहा यार सहगल की किताब तुम ले लो। मैंने कहा यार मैं प्राण नेविल की किताब पढ़ना ही नहीं चाहता। और फिर जिस पर मुझे नेशनल अवार्ड मिला मुझे प्राण नेविल की भी किताब। तो प्राण नेविल को मैं जानता था, और मुझे जो उन्होंने ये किताब लिख रहे थे मुझे बुलाया IIC में। कहने लगा ये अब मेरे से चाय पीजिए। कहने लगे आपको मालूम है मैं साइकिल पे किताब लिख रहा हूँ। मैंने कहा हाँ लिख रहे हैं आप। तो कहने लगे कि आपके पास मैंने सुना बड़ा रेयर मटेरियल है, वो सारा मटेरियल आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा खान साहब मैं आपको कैसे दे दूँ मटेरियल, आई एम राइटिंग माई सेल्फ बायोग्राफी ऑफ साइकिल। हम्म। तो साइकिल पे काम करना इसलिए भी मुश्किल था कि अनिल विश्वास तो जिंदा थे, उनसे मेरी बड़ी लंबी बातचीत होती थी। लेकिन सहगल साहब को तो मैंने बताया कि मैं 2-2.5 महीने का जब उनका इंतकाल हो गया, 1.5 महीने का, तो उनपे ये था कि जो कुछ इधर हमने पढ़ा वो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा था, इन्फॉर्मेशन कम थी।
अच्छा अच्छा। तो फिर उन फैक्ट्स को अरेंज करना और कंफर्म करना, रिकन्फर्म करना। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि नौशाद साहब का हम इंटरव्यू ले रहे थे। अब नौशाद साहब ने कहा कि साहब जिस वक्त शाहजहां फिल्म बन रही थी तो सैगल साहब बहुत बीमार थे और एक डॉक्टर लतीफ़ थे जो उनके साथ रहते थे सेट पे, और हर 1 घंटे बाद वो इनको एक इंजेक्शन देते थे और वो सैगल साहब फिर एक्टिंग कर पाते थे, क्या ही विल फेस द कैमरा। अब हमने पता किया कि डॉक्टर लतीफ़ जो हैं उनके बारे में पता कर लिया। डॉक्टर लतीफ़ दिल्ली में थे। जब हमें फाइनली उनका एड्रेस और पता लगा तो हम उनके घर गए तो उनकी पत्नी ने कहा जी उनका तो इंतकाल हो गया 1 साल पहले। और मैंने कहा जी वो बॉम्बे में कभी थे? उन्होंने कहा नहीं वो बॉम्बे में कभी थे ही नहीं। मैंने कहा नौशाद साहब ने ये किस्सा इतनी जगह कोट किया है कि डॉक्टर लतीफ़ उनको इंजेक्शन देते थे। उसने कहा मेरे हस्बैंड को ना फिल्मों में कोई दिलचस्पी थी ना नौशाद में दिलचस्पी थी। इट इज टोटली कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। अब उन्होंने ये भी मुझे मेल में कहा कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जब उनसे गाना रिकॉर्ड किया जब दिल्ली टूट गया तो 5-6 टेक हो गए, फिर उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी उन्होंने ली। अब सैगल की शराब नौशी पे बड़े किस्से थे, वो भी मैंने क्लैरिफाई किए कि सैगल साहब जो थे एक्यूट डायबिटिक थे और उनकी डायबिटीज इतनी ज्यादा थी कि उनके लिए लिकर वॉज पॉइजन। लेकिन और लिकर का मैंने बात कंफर्म की नितिन बोस से जिन्होंने उसकी मैक्सिमम फिल्में डायरेक्ट की थी। मैंने नितिन बोस से पूछा, मैंने कहा वाज ही अल्कोहलिक? उसने कहा शरद यू कैन ब्लेम मी, आई एम द कल्प्रिट। Sahil drank beer for the first time at the age of 32 and he got tipsy. He went to my mother and started crying and he says कि बंगला बड़ी अच्छी बोलते थे सैगल, बंगला में बड़े गाने गाए, रविंद्र संगीत बहुत गाया उन्होंने। तो उन्होंने बंगला में कहा कि दादा ने मेरी पीठ में चुरा घूम दिया, ये किया, मुझे फिल्म में नहीं लिया। तो मैंने नितिन बाबू ने कहा कि भाई देखो सैगल यू आर माई फेवरेट एक्टर, लेकिन बंगाली कहते हैं कि तुम बंगाली नहीं हो। तो कहा मैं बंगाली में गाता तो हूँ। तो कहा कि गाना गाना अलग बात है, बंगला में डायलॉग बोलना अलग बात है। और फिर सैगल ने 6 बंगाली फिल्मों में काम किया, तो बाइलिंगुअल फिल्म बनती थी, हिंदी में भी आती थी और बंगला में बनती थी। एंड सैगल वाज ए क्रेज इन दोज डेज, और उसमें पंजाबी समझते लोग कहते थे कि सैगल इज बंगाली। इसमें झगड़ा हो गया। आप ये देखिए कि मेरे पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जिसमें सैगल के स्पेलिंग जो है SAIGOL है, सैगोल। तो मैंने बंगालियों से पूछा ये सैगोल क्या वर्ड होता है? उसने कहा नहीं, हिज वॉइस वाज लाइक रसगुल्ला, सो स्वीट। और सैगल के स्पेलिंग भी अब देखिए SEH नहीं है, SAIGAL है। और वो तो जब गायब हो गए दिल्ली से रेमंडन कंपनी से, उसमें मैंने 2 चैप्टर मैं समझता हूँ मैंने बड़ी उस पर मेहनत की। एक तो जो उनका कानपुर में प्रवास है, जब वो इतने वो हो गए कि वो खाना वाना 2 दिन से नहीं खाया, पड़े हुए हैं सेमी कॉन्शियस सड़क पे। लोगों ने सोचा कि गरीब आदमी है, उन्होंने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। तो ये उन्होंने देखे दिन। लेकिन तो साइलेंट फिल्में बनती थी, न्यू थिएटर्स के जो मालिक थे BN सरकार, उनके बेटे से मेरी बड़ी, मैंने BN सरकार पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दिलीप सरकार ने कि जब सैगल को मेरे फादर ने सुना समवेयर इन जलंधर, वो एक काजी साहब थे जिनके पास राइट्स थे सैगल के, डिस्ट्रीब्यूटर थे वो। जी जी। उन्होंने, मेरे फादर जाते थे वहाँ टूर पे, तो वहाँ उन्होंने एक सेरेमनी थी उनकी बेटी की, वहाँ सैगल आ गए थे, उन्होंने गाया। तो जब मुझे मिलवाया तो सैगल मुझसे बंगला में बोले, तो मैं बड़ा हैरान हो गया, आदमी तो बंगला बोलता है। उन्होंने कहा कि तुम अगर कभी कलकत्ता हो तो मुझे मिलना, तो मेरा कार्ड है, बस ओनर ऑफ न्यू थिएटर्स। तो सैगल जब कलकत्ता पहुंचे रेमिंगटन छोड़ के, उन्होंने कहा कि साहब मुझे आपने कहा था कि तुम कलकत्ता हो तो मुझे मिलना। उसने देखो सैगल हम बनाते हैं साइलेंट फिल्में, अभी तक टॉकीज नहीं बनी।
तो जैसे ही टॉकी बनाई न्यू थिएटर्स ने, तो सैगल पहुंचे, उन्होंने जी अब तो अपनी फिल्में शुरू कर दी टॉकी, अब मुझे काम दीजिए. That's how we entered, and he did his best to New Theatres, and New Theatres gave its best to Saigal. मतलब they were complementing अच्छा each other. अच्छा शरद जी, आपको कभी लगा नहीं कि ठीक है आप दूरदर्शन में कार्य कर रहे थे और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, कभी नहीं लगा कि आपको मुंबई की तरफ कूच करना चाहिए और फिल्मों नहीं में मुझे आप ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं नहीं योगदान दे सकते थे? नहीं नहीं मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो वो आप वही सेटिस्फेक्शन मिलती है जो खराब बम्बईया फिल्म बना के मिलती है. क्योंकि बेसिकली आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. और मैंने बड़ी ऑफ बीट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई. मैंने मास्टर मदन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई. मास्टर मदन के 8 रिकॉर्ड है टोटल. अब उन 8 गानों को पिक्चराइज करना. एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 14 इन 1942. अब उस वक्त का पीरियड क्रिएट करना, टांगा उस वक्त का उस गाने के साथ मैच करना, इट वॉज अ चैलेंजिंग जॉब. अब बेचारा साहब हमारे डायरेक्टर बन के आए थे कुछ दिन, तो मैंने कहा जी मैं मास्टर मदन पे फिल्म बनाना चाहता हूँ. तो मुझे कहने लगे कि यार शिवा तुम्हारा मास्टर मदन में क्या इंटरेस्ट है. मैंने कहा जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही डाइड इन 42 बिफोर आई वाज बोर्न. और आप तो रेडियो में रहे हैं, गाना सुना है, गजल सुनी है ये, हैरत से तक रहा है जहां ने वफा मुझे, वो यूं ना रह कर मैं तक पाई. अरे ये उसके गाए हुए हैं. सागर निजामी साहब ने वो गजलें लिखी थी. उन्होंने कहा साहब ये मेरी चीजें जितनी HMV ने बेची, मेरा कोई और बिका ही नहीं रिकॉर्ड. एंड नोबडी नोज. पंडित अमरनाथ जो हुसन लाल भगत के बड़े भाई थे, ही कंपोज द म्यूजिक. ही कंपोज द म्यूजिक. इट वाज रिकॉर्डेड इन दिल्ली HMV ऑफिस. तो ये चीजें रिसर्च से पता चलती. अब मास्टर मदन के बारे में कहा कि उसको जहर खिला दिया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, एंड ही सर्वाइव्ड. और एक साहब ने तो ये भी लिख दिया कि सैगल साहब ने उसको जहर दिलवाया. अरे सैगल साहब वाज एट हिज पीक. भाई कोई जेलेसी हो तो हो ना. वो तो सैगल तो वैसे रिनोन्ड सिंगर एट दैट टाइम. मास्टर मदन से क्या उसका. बाद में रिसर्च दूरदर्शन में आपने उन दिनों काम किया है और इतना बहुत बड़ा गहरा अनुभव है आपको, और अब क्या लग रहा है आपको, क्या क्या डिफरेंस, क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं मैं एक अंतर क्या लग रहा है आपको? एक मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा बिफोर आई कम टू दिस. जी जी. मेरा एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम था वो था सादत हसन मंटो पे. अरे वाह वाह, वो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. जी जी और जो दस्तावेज के नाम से छपे, जी जी फोर्थ एडिशन कर रहा है, उसमें जी 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 लाखों रुपए रॉयल्टी आई. जी जी जी. और ये देखिए कि उस किताब ने जब रिलीज फंक्शन हुआ त्रिवेणी में, उनमें बाबरी मस्जिद पर कांड हो गया था. तो जो पब्लिशर थे राजकमल, वो पहला, तीसरा और 5th वॉल्यूम लेके आए. 2nd 4th की बाइंडिंग ही नहीं हुई थी. फंक्शन शुरू हो गया. डायस पे कौन बैठे हुए हैं? IK गुजराल, खुशवंत सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, शमीम हनफी, भीषम सानी, राज मेहरा और मैं. 8-9 आदमी थे. और नामवर जी ने वहां खड़े होकर कहा कि आज हम शरद जी का और धरदार जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं. मैं ये कह सकता हूँ कि आज से मंटो उर्दू का राइटर नहीं है, वो हिंदी का राइटर. क्या बात है, क्या बात है. वो मैं 2 बार तो पाकिस्तान गया मंटो की रिसर्च के लिए. और ये देखिए कि 18 महीने में उसने 100 से ज्यादा प्ले लिखे, रेडियो प्ले. और पाकिस्तान में उसका एक भी प्ले रेडियो ने नहीं टेलीकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट किया. और उसकी बेटियों ने मुझसे खुद कहा कि शरद साहब हमारा बाप वाकई इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा जलसा आपने किया. तो हमने तो एक पार्ट ऑफ रॉयल्टी भी लड़कियों को नाम कर दी, क्योंकि मंटो को बड़ा एक्सप्लॉइट किया था एडिटर्स, पब्लिशर ने. तो हमने कहा यार, तो ये काम जुनून से हो जाते हैं, मैं समझता हूँ, या जिद्दत से या शिद्दत से कह दीजिए. नहीं नहीं, सही बात है. आपने तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम किए हैं और इतना बड़ा काम है हाँ. आपका.
तो मैं यही जानना चाह रहा था कि फिर नहीं, जो देखिए आपने ऐसा है कि मैंने देखिए अब ऐसा है कि अंतर क्या लग रहा है अभी आजकल कुछ हो रहा है नहीं क्या किस देखिए, एक तरह? तो ये देखिए प्रसार भारती जिस दिन बना तो माइंड सेट देखिए जो दूरदर्शन में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी अब ऑटोनॉमस हो गया है, अब हमें सैलरी तो घर आ जाएगी, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। और आपको याद होगा, अगर आप सऊदी अरब में थे और दिल्ली में थे, तो उन्होंने अपने खर्चे से जो जो स्टार पार्टीज एसोसिएशन थी, उन्होंने यार दूरदर्शन में लाइट लगवा दी, जैसे दिवाली पे 26 जनवरी पे लगती है, और शनाई बज रही है। तो ऑटोनॉमी का मतलब उन्होंने ये लिया कि अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसका तो कोई फायदा, जितना डैमेज प्रसार भारती के आने के बाद हुआ है, वो फिर कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, और डेडिकेशन नहीं है। तो वो अब देखिए हमारा दौर और था, और मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैंने इन्हीं फैसिलिटीज में काम किया। ये फैसिलिटीज कम है, ये बड़ा एक बहाना किस्म का है। नहीं, आपका तो बहुत बड़ा काम रहा है और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई, इतना कुछ लिखा आपने। नहीं, मैंने और जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम किए थे, मैंने खुशवंत सिंह के साथ सीरीज वो किया, 36 एपिसोड किए थे, 26 वर्ड ऑफ नेचर पे किए थे, और 7 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। तो वो तब मैं उनके बहुत करीब आया, उनसे मैंने 2 चीज़ें बड़ी सीखी। वो जो वेरी डिसिप्लिन मैन, वो कहते थे यार मैं टीवी पे नहीं आना चाहता क्योंकि मेरे वहाँ टाइम बड़ा वेस्ट होता है, लाइटिंग में आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। तो मैंने कहा आप कितनी देर के लिए आ सकते हैं? कहना मैं ज़्यादा तुम्हें 45 मिनट्स। अब यकीन नहीं मानेंगे कि वो जब भी रिकॉर्डिंग के लिए है, मैंने उन्हें 40 मिनट्स में ले ली, गाड़ी में बिठा दिया। तो वो डिसिप्लिन मैंने उनसे सीखा। विस्की वो रोज पीते थे, अच्छी विस्की पीते थे, और मैं उनके साथ कई बार बैठा, तो वो घड़ी 7 का पहला वो गॉन्ग बजता था, उनका नौकर पानी सोडा विस्की ले आते थे, और जब 7th पहुंचता था तो वो बैग उनके हाथ में देता था। 8:20 पे whosoever is there, he says time to go up, get up। 8:30 बजे वो डाइनिंग टेबल पे हैं, 20 मिनट खाना खाएंगे, उसके बाद 9 बजे बिस्तर में। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो 99 की एज के बाद भी एक्टिव कॉलम लिखना, ये करना, तो जी जी डिसिप्लिन जी। था, ये अच्छा, चीजें। अभी अभी भी आप बहुत सक्रिय हैं अपने काम में। तो पिछले साल से ये जो कोरोना की थोड़ी सी समस्या आ गई, तो क्या आपका तो ये वरदान के रूप में होगा, मिला होगा ये हाँ, समय? मुझे ऐसा है कि उस जी वक्त हालांकि देखिए कोरोना का जो माहौल था, उसमें सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन में लोग गए, वो जो एक्टिव आदमी है, जिसके लिए घर जो है वो रैन बसेरा है कि सोने की जगह है, बाकी वो भाई हमने तो दूरदर्शन में रातें बिता दी, प्रोग्राम जाना है। नए साल के प्रोग्राम में मुझे याद है कि 90s में फॉग एकदम दिल्ली में आना शुरू हो गया, जी जी जी। और मैं 2 रातें दूरदर्शन में ही रहा, और सुबह मैं घर गाड़ी बेच के चेंज मंगवाता था और वहीं चेंज कर गए। और आपको तो मालूम ही है कि किस तरह प्रोग्राम चल रहा है, आधा प्रोग्राम जा रहा है, आधा बाद में आ रहा है, ये तो मैं बन बहुत। रहा है, बन रहा है। 10 मिनट का गया, राज 15 मिनट का और बन रहा है। जी 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 जी। राज कपूर का मैं प्रोग्राम सुनाऊंगा आपको भी। 1 घंटे का प्रोग्राम बनाना था मुझे, डेथ हुई थी उसी दिन राज कपूर की। तो ग्रेवाल साहब हमारे डीडीजी थे, अब वो आ गए, कहने लगे यार 10 बजे प्रोग्राम जाना है, अभी तो तुम्हारी एडिटिंग शुरू ही नहीं हुई। मैंने कहा जी ऐसा है कि आप घर जाइए। कहने यार प्रोग्राम एडिट हो जाएगा, मैंने हो जाएगा, आप घर जाके देखिए, अगर आपको कोई ग्लिचेस लगे तो आप मुझे सुबह बुला लीजिए मंडी हाउस। प्रोग्राम 4 हिस्सों में गया, पहला 17 मिनट, दूसरा 19 मिनट, तीसरा 12 मिनट, आखिर में मैं खुद वो टेप दे के पैनल पे आया। टीम वर्क था, तो एडिटिंग टेबल थी, एक पे मैं बैठा होता, एक असिस्टेंट बैठा होता, वो रफ कट देता था, फाइनल कर देते थे।
मेरे ये बाद टीम मुझे शरद जी टीम वर्क भी था और कॉन्फिडेंस की जो बात है ना हाँ कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस बहुत था। कॉन्फिडेंट नहीं, देन यू अंडरस्टैंड। मैंने, अब जी मुझे जी, याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी को ये कहो ये मेरा प्रोडक्शन असिस्टेंट है। आई ऑलवेज सेड मीट माय कोलीग। क्या तो बात है। और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप उनको कोई वो नहीं कर सकते। यू कैन बी जनरस टू देम बट टू थ्री थिंग्स, यू कैन गिव देम रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट बैक, यू कैन राइट देयर सीआरस, गुड सीआरस। मैंने देखा कि हमारे जमाने में कहा जाता था डोंट फॉरगेट दैट योर सीआर आर टू बी रिटन येट, व्हिच वाज अ थ्रेटनिंग कॉल हम्म। कि आपकी सीआर हम खराब कर सकते हैं। हम्म। वो इस तरह का रहा है। फिर मेरी ट्रेनिंग मुझे 2-3 बार बाहर हुई। तो जर्मनी में हमारी कलर टीवी की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, कोलालंपुर में बीबीसी न्यूज़ में। तो वो फॉरेन टूर भी बहुत किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉरेन टूर में तो अगर आप गए हैं तो आप वो टूर दैया छू के आने वाली बात है, आप एंजॉय करते ही नहीं। वो इसलिए कि आपको फीड भेजनी है, आपको रिकॉर्ड करना है, ऑडियो ठीक आ रहा है, सारा दिमाग आपको उसमें वहाँ लगा हुआ है। वो फिर आपको कहेगा वो एक्सटर्नल अफेयर वाले, यू हैव गॉट 2 आवर्स टू डू द शॉपिंग। अब 2 घंटे में आप नए शहर में हैं, आप कहाँ ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? तो वो ट्रिप में मजा नहीं आता। तो मैंने नहीं सही, रिटायरमेंट के बाद ये रूल बनाया कि 2 किताबें साल में लिखनी है और 2 फॉरेन ट्रिप लगा दें। क्या बात है, और क्या बात है। मैंने पहली बार मैं फॉरेन की टिकट अपने पैसे से लेके गया, तब तक वाह मेरा वाह सारा क्या। खर्च। लेकिन अच्छा मैं एक उससे भी ये ज्यादा जी जी ये बताइए कि मैं उससे भी ज्यादा आपको ये कहना चाहूंगा कि जी जी। हम लोग हिंदू दिल्ली में रहते हैं, हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने लाल किला ही नहीं देखा। हाँ हाँ बिल्कुल सही अरे बात है। हमारे अंदर वी आर डेलीबरेटली केप्ट अवे फ्रॉम नेचर। बचपन में आपसे कहा जाता है उधर मत जाना, शेर आ जाएगा, खा जाएगा तुम्हें। But you are keeping your child away from nature. Let him know what, thanks to Discovery Channel के लोगों को पता लगा कि शेर इज द मोस्ट लेजिएस्ट एनिमल। वो जब शिकार उसकी जद से निकल जाता है तो वो वापस चला जाता है। जब उसकी भूख से बिलख रहा होता है तब ही प्रेस हाँ मार बिल्कुल डालता है। सही सही। ना, मैं इसलिए अब मैं आपको अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आज आप देख रहे हैं कि हजारों चैनल्स एक साथ चल रही हैं, आपका हाँ पूरा टीवी भरा पड़ा है। तो इसमें जो हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी को तो खैर वो चैनल्स के उस श्रेणी में नहीं आता है। तो नहीं नहीं, अब एफएम दूरदर्शन आ का गया, जो था ना कि एफएम आ गया। एंटरटेन हाँ करना है, एजुकेट करना है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, नहीं तो तो हमारा तो जो, उसमें उसमें क्या लग रहा है वो सार्थकता अभी रह नहीं गई देखिए है क्या? हमारा जो वो है, देखिए रैना जी जी। साहब, हमारा जो है, हमारा जो टेलीविजन था उसमें एंटरटेन वाज लास्ट प्रायोरिटी। पहला एजुकेशन था, तभी तो स्कूल टीवी शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं मालूम था कि मैंने पहली बार 1961 में अपने स्कूल के एक टीवी रूम होता था, जो लेसन स्कूल टीवी में आते थे, शरद जी, दिखाया जाता। ये आपका जो मोबाइल है कोई लेके ऑन करके बैठा है, उनको कहिए बंद कर दें। बंद कर दो, वो टाइम ही हो हाँ, कि उसमें इको ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि अब क्या आप क्या अब अनुभव करते हैं कि क्या इसमें अभी कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज की नहीं। आवश्यकता मैं है? समझता हूँ जी जी। मैं रहना सब समझता हूँ कि मैंने जो गोल्डन ईरा देखा है, चाहे वो रेडियो में देखा हो या दूरदर्शन में देखा हो। और अब यकीन मानिए कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया न्यूज़ सर्विसेज में, मैंने डॉक्टर वी के नारायण मेनन हमारे डीजी थे, उनको जॉब ज्वाइन करने के 1 साल बाद देखा। मैंने किसी से पूछा ये आदमी कौन है? उसने कहा तुम रेडियो में काम करते हो, न्यूज़ में काम करते हो, तुम्हें ये नहीं पता ये डीजी है? उसके बाद मैं आपको दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं दूरदर्शन के डीजी के कमरे में जाता हूँ, उसने मुझे कहा कि हमें कहीं जाना था, कहने लगा आप आ जाइएगा, मेरी गाड़ी में चलिएगा, आपकी गाड़ी वहाँ फॉलो कर रही है। मैं ये ने कहा जी शरद जी आ गए हैं, उन्होंने कहा अंदर भेज दो। मैंने कहा वो फाइल पे नोटिंग वोटिंग कर रहे थे। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप, अभी तक बैठे हैं फाइलें देख रहे हैं? कहने लगा कल सुप्रीम कोर्ट में प्रोडक्शन असिस्टेंट का केस है, उसका वो तैयार कर रहा हूँ। तो हम्म। मैंने कहा आप क्या पता, अगर डीडीजी मेरे निकम्मे होंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं कह सकता था द फाइल वाज लाइंग विद डीडीजी।
मुझे करना पड़ेगा, आई एम आंसरेबल। सही तो बात है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने डीजी को एक साल, अपने एआईआर के डीजी को 1 साल बाद देखा, वो अपने डीजी से कुछ सुन रहा है कि तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब तैयार कर रहा हूँ। अब तो देखिए अभी हमारे जमाने, हाँ, अब तो आजकल क्या कौन सा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, किस पर पुस्तकें आप लिख रहे हैं अब? मैं देखिए मेरा अगर सब ठीक ठाक रहता है और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं फिलहाल 2 प्रोजेक्ट हैं मेरे हाथ में। एक तो शायर की जीवनी में लिख रहा हूँ, जी जी जो जी। दिसंबर तक मैं भेज दूंगा लिख के। उसके बाद 2023 में शैलेंद्र के 100 साल हो रहे हैं, क्या बात है। और 2025 में गुरुदत्त के 100 साल हो रहे हैं। जी जी जी। तो इन ये 2 बायोग्राफीज करने का इरादा है। उसके बाद मैं कुछ फिल्में बनाता रहता हूँ, फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्रीज। अभी हमने कुंवर महेंद्र सिंह बेली शहर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री नामवर सिंह पे कर रहा हूँ राजकमल प्रकाशन के लिए। क्योंकि अब ये जितने भी पब्लिशिंग हाउस और ये जो हैं सारे इंस्टीट्यूशन, दे आर गोइंग ऑन वीडियो। जी जी जी। डॉक्यूमेंटेशन वाला जो है सो वो दे वांट ऑन, तो वो अब साहित्य अकादमी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, जी जी। बनवाता है। तो मैंने वहाँ के लिए भी काम किया। श्रीलाल शुक्ल पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, राई क्या मासूम बात रजा है। पे बनाई। जी। तो वो ये था कि दूरदर्शन का तो मैं पूरा श्रेय देता हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मिला और हम बड़े वहाँ से इज्जत से विदा हुए, और क्या हमने जो बात है। देखा गोल्डन पीरियड। जी तो जी। कभी कभी आपने एक आपके प्रोग्राम का नाम है क्या क्या याद करूं। क्या क्या अब ये याद है कि करूं। अब मेरा ये है कि साहब, क्योंकि दूरदर्शन के बारे में तो इतनी बातें हो सकती हैं, तो उसका टाइटल ये भी वो क्या भूलूं ये क्या याद करूं। यारी याददारी इतनी अच्छी है कि याददारी तो सुनाया दो। चलिए, अच्छा, और क्या क्या, एक तो खैर आपका तो इतना बहुत गहरा अनुभव है, और इसके अतिरिक्त क्या आपको, क्या और क्या आपकी हॉबी क्या है, क्या आप नहीं देखिए, पसंद करते मेरा तो बचपन बचपन से मुझे पढ़ने का चस्का लग गया था। हैं? जी जी। तो कोविड में भी मैं अमेजोन से 3-4 किताबें महीने की मंगवा रहा था। वो कोई घर पे आ जाता था और मैं अमेजोन पे देखता रहता हूँ। तो अभी शमसुर रहमान फारूकी पे मेरा एक संस्मरण साहित्य अकादमी के समकालीन में आ रहा है। फिर दिलीप साहब पे मेरा एक पर्सनल संस्मरण है, सुहाना सफर भाईजान के साथ। क्या बात वो है। संगीत नाटक अकादमी एक बड़ा मोटा वॉल्यूम निकाल रही है अमृत महोत्सव पे। जी जी उसमें जी। तो इधर शमीम हनफी साहब की 2 किताबें आई हैं, उनका आजकल के लिए रिव्यू करना है। तो इस तरह पढ़ने लिखने में अखबारें 5-6 पढ़ता हूँ रोज। तो पुरानी आते हैं, न्यूज में रहे इतने साल। तो फिर मुझे अच्छा, ये फायदा हुआ कि जी जी। मैं जब दूरदर्शन से रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद 1 साल मैं ओएसडी टू डीजी रहा। और फिर उसी वक्त मुझे किसी ने अप्रोच किया कि हम एक चैनल ला रहे हैं, न्यूज चैनल। तो मुझे न्यूज चैनल का कोई पता ही नहीं था, इसका फंडिंग कैसे होती है, क्या होता है। लेकिन उन्होंने मुझे रखा कि जी आप कैसे रिटायर क्या हुए थे। मैंने कहा मैं दिल्ली टीवी का डायरेक्टर डीडीजी था। तो उन्होंने कहा हम आपको डायरेक्टर बनाते हैं। तो 8 साल मैंने वहाँ काम किया, और जो मैं कुछ दूरदर्शन में नहीं कर सका वो मैंने वहाँ किया। क्या बात तो है। आई आई वॉज एक्टिव, और मैंने बड़ा ऑफ बीट प्रोग्राम बनाया। तो अब एक फीचर फिल्म बनाने का इरादा है, सादत हसन मंटो के कोर्ट केसेस पे। तो उसका स्क्रीन पे मैंने लिख लिया है। तो उसमें कुछ, वो उसमें मंटो खुद एक करेक्टर है, और जी कोर्ट जी। में जो कहानियां सुनाता है कि इस पे मुकदमा चला। क्या बात तो है। वो जब वो कहानी सुनाता है तो वो कहानी भी डिजॉल्व हो जाती है एक्टर्स पे, क्या जो बात है। कहानी क्या के बात किरदार है। फिर वो खत्म होता है पहला एपिसोड, तो दूसरा शुरू हो जाता है कि मंटो पे एक और मुकदमा, मंटो पे एक और मुकदमा, वेंडर बेच रहा है। फिर दूसरा ट्रायल शुरू होता है। फिर वहाँ बेस
बाइज्जत रिहा होता है। फिर तीसरा केस शुरू होता है। केस तो उसके पांच हैं। जी और जी, लेकिन 3 बड़े इम्पोर्टेंट हैं। क्या और आखिरी बात है, केस क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जो जज थे, उन्होंने मंटो को उसने कहा कि आप पे होशनिगारी का इल्जाम है। तो उसने कहा साहब मैं आपको ये कहानी आप सुनिए, पढ़िए, अगर ये पोश है तो मैं लिखना ही छोड़ दूंगा। तो जज ने कहा जी कि आपको 24 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जी जी जी। तो उसके अच्छा। बाद जब जी रिटायर हो गए, वो कराची में मंटो उनसे मिलता है, तो वो पूछता है कि जज साहब, आप मुझे पहले तो ये बताइए आपने 24 रुपए फाइन क्यों किया। उसने कहा यार मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ, जब वो केस चल रहा था तो मैं सुन ही नहीं रहा था आर्गूमेंट्स। मैंने कैलेंडर पर देखा कि 24 तारीख है, और अगर उस दिन 5 तारीख होती तो मैं 5,005 रुपए का जुर्माना करता। जी जी जी। उसने कहा कि भाई मैं सो जज था, वो इस तरफ बैठा तुम्हारा मुकदमा सुन रहा था, तो वो 24 तारीख थी, इसलिए मैंने 24 रुपया फाइन किया। अगर 5 होती या 7 होती तो मैं उतना कर देता। जी तो जी। उसने कहा मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मतलब ये अब ऐसा है कि अब तो बस है कि जैसी भी इतनी अच्छी भी थी जी। तो अच्छी भी थी। अच्छा, अब 1-2 मिनट हमारे पास बस बच गए हैं। तो हाँ अब आजकल बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ना जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उनको उपदेश दीजिए, लेकिन उनका मार्गदर्शन करिए कि उनको विशेषकर किन बातों का ध्यान में रखना नहीं चाहिए, देखिए, क्या ऐसा है करें? कि वो हमें वो समझते हैं कि साहब वी आर ए रेयर स्पीशीज। हम जिस दौर के आदमी हैं, वो अब जो हमारी ग्रामर थी, हमारी वो थी, वैल्यू सिस्टम टोटली करैप्ट कर चुका है। तो जो हम लोग फॉलो करते थे ग्रामर, अब आप ये देखिए कि नॉर्म्स थे, हमें भी मालूम है कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीजें रखनी है। लेकिन अब ये देखिए कि आज भी जो न्यूज है दूरदर्शन की या एआईआर की, वो कितनी बैलेंस और कितनी संयम से है। आप दूरदर्शन के प्रोग्राम विद फैमिली देख सकते हैं। आजकल आप सीरियल देखिए, आप देख नहीं सकते बच्चों के साथ सीरियल। बिल्कुल सही बात है। So much sex, so much nudity, so much abuses, and people are glued. अब न्यूज ही देख लीजिए। न्यूज तो आई थिंक न्यूज इज द मोस्ट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, एंटरटेनिंग प्रोग्राम ऑन एनी चैनल। आपको शाउट करने की जरूरत क्या है? मैं देखता हूँ कोई डिस्कशन इंक्लूसिव नहीं होता, कोई उसका एंड नहीं होता, एब्रप्टली एंड हो जाता है, टाइम इज अप। तो फिर इस तरह का एक 24 घंटे आपको फीड कर रहा है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, आज तक की एक लड़की है। मैं लास्ट मेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री सियाचिन ग्लेशियर पे 8 दिन हम रहे। मट्टू मेरे साथ थे, और हम जब शूटिंग 20,000 फीट पे कर रहे थे, और उसने कहा जी हेलीकॉप्टर आपको ड्रॉप कर देगा, उसके बाद हेलीकॉप्टर हम बंद नहीं करेंगे, हम आपको ड्रॉप करके चले जाएंगे, फिर आप हमें टाइम बता दीजिए, हम तब दोबारा आएंगे। हमने कहा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद देखा हमने कि हेलीकॉप्टर आ गया ऊपर, हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। तो उसने, जो आर्मी का था, उसने रेड फ्लैग नीचे दिखाया उसको, वो फिर वापस चला गया। फिर सेकंड टाइम आया वो 45 मिनट बाद, तो उसको व्हाइट फ्लैग दिखाया, वो लैंड किया, हम उसमें बैठे। अब वो लड़की, 1 साल पहले मैं देख रहा हूँ कि किसी भी भारतीय चैनल पर ये शॉट आप पहली बार देख रहे हैं। 20 साल पहले तो हमने दूरदर्शन दिखा चुका है। वी डोंट बिलीव इन प्रमोटिंग आवर प्रोग्राम्स। आप अपने टैलेंट को डिस्करेज करते हैं। आप कह रहे हैं उनको उपदेश दीजिए, आप उनको क्या उपदेश देंगे? तो ऐसा है कि आज भी दूरदर्शन का नमक खाया है तो हक तो अदा करना है। लेकिन मैं चलिए समझता हूँ जी जी। नमक का स्वाद जो है वो नमकीन ही अच्छा लगता है, उसमें कड़वाहट नहीं नमकीन होती। है वो, तो कड़वाहट भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शरद जी, बहुत अच्छी बातें हुई। और आपका बहुत क्या। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया इस मौके पे। और बाकी तो ऐसा है कि बातें बहुत हो सकती हैं, जिन लोगों से मैं मिला, जिन शख्सियतों से मिला, और वो अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत थी, उनके मेरे बड़े रेर संस्मरण हैं।
म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, खासकर खयाम साहब, चलिए आदि चलिए, कभी आगे आपको फिर मैं मदन कष्ट दे मोहन, दूंगा। तो इन्हें बड़े आगे, लोगों से मिला, बिल्कुल जदेव। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शरद जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और याद किया मुझे। अरे सर जी, बहुत बहुत, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है आप अरे मेरे नहीं साथ नहीं, जुड़े। और इस बीच में जितने भी हमारे मित्र जुड़े, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। ये तो मैं नमस्कार। नाम देख रहा था, वो सब परिचित नाम थे, वो जी जी यार जी ग्रुप में भी हैं। जी जी। लेकिन अब ऐसा है कि मुझे ही 15 साल रिटायर हो गए, तो अब कई यार बस मैं जाता रहा जब तक मंडोई जी थे। जी जी। तो शुक्ला जी से वही मेरी मुलाकात हुई, और चलिए वो कभी चलिए। गतिविधियों में भी नजर आ जाते हैं, मिलते हैं। चलिए। बाकी ये है कि उस वक्त जो मैं समझता था कि हमारा मूल मंत्र ये था कि प्रोड्यूसर शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। मित्रों, हमारे बीच में आज श्री शरद दत्त, जो वरिष्ठ लेखक और बहुत ही अनुभवी मीडिया कर्मी हैं, उनसे हमने उनके जीवन के बारे में और उनकी जो यात्रा रही है उसके बारे में बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।